मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार, इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सरकार ने बेरोजगारी को लेकर कई सारे आंकड़े दिए हैं, लेकिन आंकड़ों में विरोधाभास है। सरकार ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में पिछले साल 35,73,000 बेरोजगार थे, जबकि इस साल मई में घटकर 25,82,000 रह गए। ऐसा लगा कि बेरोजगारों की संख्या घट गई है, सुकून भी महसूस हुआ। लेकिन इसी बीच आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कह दिया कि राज्य में 33.13 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। जाहिर है, इन विरोधाभासी आंकड़ों से बेरोजगारी की असल स्थिति समझना अब मुश्किल हो गया है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में बेरोजगारी को लेकर स्थिति क्या है। क्योंकि देखिए, विधानसभा में अलग आंकड़े पेश किए गए, आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो इसमें अलग आंकड़े बताए गए, और रोजगार के आंकड़ों पर जब एनडीटीवी ने युवाओं से बातचीत की तो उनके मिले जुले तर्क नजर आए। किसी ने कहा कि काबिलियत होने पर जॉब मिल जाती है, तो कई लोगों की राय ये भी थी कि सालों पढ़ने लिखने के बावजूद भी जॉब का इंतजार वो कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो मध्य प्रदेश का बजट के पहले प्रस्तुत हुआ, उसकी अगर बात करें तो प्रदेश में रजिस्टर्ड 33 लाख बेरोजगार हैं। सरकार की एक वेबसाइट पर रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन भी किए जाते हैं, उसमें पिछले साल अगर देखा जाए तो 35 लाख के करीब बेरोजगार लोग थे जिनको रोजगार चाहिए था, और इस बार करीबन जो है वो 25 लाख दिखाए गए हैं। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में 33 लाख बेरोजगार निकलकर सामने आए हैं। क्या कुछ स्थिति है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से, युवाओं से, कि क्या वाकई में प्रदेश में जो है वो बेरोजगारी है या नहीं, क्या रोजगार आसानी से उपलब्ध है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर अक्सर जो है ये एक हब के रूप में माना जाता है, और यहाँ पर नौकरी को लेकर पढ़ाई भी की जाती है, सरकारी नौकरियों को लेकर। आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगी। आप मध्य प्रदेश से ही हैं? जी सर, जो हाल ही में अभी कई आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो दिखने को मिली है, क्या वाकई ये सच्चाई है? क्या रोजगार है या नहीं है? नहीं, रोजगार है ना, हर फील्ड में रोजगार बढ़ रहा है जी। लेकिन कई लोगों के पास अभी भी जो है जॉब्स नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है? वो अपनी अपनी सबकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से हो रहता है। अच्छा जी। आप लोगों को लगता है कि आसानी से मिल रहा है रोजगार? जी, मिल रहा है ना, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। अच्छा। आप बताइए, रोजगार इजीली अवेलेबल है क्या? नहीं, इजीली अवेलेबल नहीं नहीं है। क्या वजह आपको लगती है? ये प्रशासन वैकेंसी नहीं निकाल रही बहुत सारी। आप तो नौकरी में है ना, फिर कैसे बोल अब हम तो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में थोड़ी हुई हूँ। हाँ, अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि सरकारी नौकरियां भी नहीं है। हाँ, अबे ऐसा ही निकली नहीं 6-7 साल से एमपी में। तो मतलब आप लोग जो लोगों से मिलते जुलते होंगे, तो क्या आपसे कोई ऐसा कहता है कि जॉब नहीं मिल रही है या परेशानी है? हाँ, परेशानी है, कंपटीशन बढ़ गया है। जैसे नीट जैसे प्रिपरेशन करेगा आदमी टूट जाता है। हाँ। आप बताइएगा, रोजगार की क्या स्थिति प्रदेश में? पंजीकृत आंकड़े हैं 35 लाख बेरोजगार लोगों के। अब पॉपुलेशन के उससे देखा जाए तो रोजगार तो कोई फुलफिल कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर खुद से किसी को जॉब करना है तो कर भी सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए, कल ही कितना न्यूज़ में भी आया था कि जो जॉब आए हैं और आगे जाने वाले टाइम में जॉब आएंगे। अगर आप स्टिल वेटिंग गवर्नमेंट के लिए रहेंगे तो इसके लिए तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि आगे जाके आपको जॉब मिलेंगे, कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है। अब लोगों ने थिंकिंग ये बना रखी है कि उनको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है, अगर प्राइवेट जॉब बहुत अवेलेबल है। लेकिन कई बड़े बड़े पैकेजेस वाले लोगों को आसानी से प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पाती है। एक बार एक वैकेंसी निकली, एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। एबिलिटी भी तो नहीं है ना पब्लिक में। अगर आपको से कोई रिक्वायरमेंट मांगता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो एबिलिटी आप में होगी तो आपको जॉब मिलेगी। आप एबिलिटी नहीं है तो आप में तो जॉब नहीं मिल सकती। यानी कि बेरोजगारी की स्थिति नहीं है? नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं। हम लोग तो कर ही रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी टाइम से काम। संतुष्ट हैं आप अपनी जॉब? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अलग अलग तर्क हमने यहाँ पर जनता के सुने। कोई कहता है कि रोजगार आसानी से उपलब्ध है और वो संतुष्ट हैं अपने जॉब से, लेकिन कोई यहाँ पर जो है वो परेशान हो रहा है, सालों से इंतजार कर रहा है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और चलिए, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से ब्रिजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, और कांग्रेस की तरफ से आनंदित जाट जी जुड़े हैं। इसके अलावा रेजिडेंट एडिटर अनुराग वारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सभी मेहमान चूंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बिना देर के चर्चा की शुरुआत करते हो। सबसे पहले अनुराग सर के पास जाना चाहूंगी मैं। सर, चूंकि देखिए आपने रिपोर्ट तैयार की है, विधानसभा में अलग आंकड़े नजर आते हैं,
आर्थिक सर्वेक्षण में उसी सरकार की तरफ से अलग आंकड़े आते हैं। और जो रिपोर्ट मैंने आपकी देखी उसके मुताबिक अब सवाल यही खड़ा होता है कि जो 7,58,000 बेरोजगारों की बात की जाए तो ये कहां चलेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, इसके पीछे तर्क ये है कि कई बार जो युवा हैं वो अपना पंजीकरण नहीं कराते, क्योंकि पंजीकरण 3 साल के लिए होता है। कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो ये हो सकता है, ये बहुत इसकी संभावना प्रबल है कि कुछ युवाओं को रोजगार मिला होगा, कुछ लोगों को उन्होंने अपना नाम हटा लिया होगा, क्योंकि कई बार निराश हो जाते हैं कि जो रोजगार पंजीयन कार्यालय हैं उससे उनको रोजगार नहीं मिल पाता। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिसको ब्रिज गोपाल लोया जी या आनंद जो मेरे छोटे भाई हैं वो भी मानेंगे कि इन आंकड़ों में कोई झुठला नहीं सकता। और क्योंकि कुछ साथियों को, युवा साथियों को हमने अभी सुना कि वो कैसे कह रहे हैं कि रोजगार उपलब्ध है, तो अगर रोजगार उपलब्ध होते तो मध्य प्रदेश में जो पटवारी भर्ती परीक्षा निकली थी उसमें 12,80,000 के आसपास उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था। अब मैं आपको उसमें बताता हूं, और वो पद थे 6,755। उसमें 1,000 डॉक्टरेट यानी पीएचडी थे, 85,000 के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, 1 लाख एमबीए थे और 1,80,000 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट थे। अब आप समझ सकते हैं, और हम क्यों ये बातें करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के ही 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अकेले स्कूली शिक्षा विभाग में 87,000 के आसपास पद खाली थे, स्वास्थ्य विभाग में 14,000 से ज्यादा पद खाली हैं। तो ऐसे में कई सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें पद खाली हैं। ब्रिज गोपाल जी आगे और बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक और बात बता देता हूं कि 2020 से 2021 तक, क्योंकि इसके पहले वाले साल में, इसके बाद वाले साल का सरकार ने आंकड़ा दे ही दिया है, 11,680 लोगों को रोजगार नौकरी मिला था। और उस वक्त एक कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और 3 साल में वो कंपनी सिर्फ अपना दफ्तर ही संवारती रही। ये सरकारी ऑडिट में पता लगा था कि उसके बाद जब कंपनी के पास एक कामकाज गया तो 4,421 लोगों को रोजगार मिला और उस कंपनी को 4,17,00,000 रुपए का भुगतान हुआ था। अब चूंकि जो पूर्व अभी वर्तमान में पीसीसी अध्यक्ष हैं और पहले सदन में होते थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, उन्होंने एक सरकार से सवाल पूछा था और उसमें जो सरकारी आंकड़ा ही आया था कि जो चयन आयोग है उसने पिछले 2 सालों में, ये 2022-23 का आंकड़ा था, पिछले 10 सालों में जो बेरोजगारों से परीक्षा फीस वसूली थी वो 1,046 करोड़ रुपए थी, जबकि खर्च हुए थे 502 करोड़ रुपए इन परीक्षाओं के आयोजन में। यानी बेरोजगारों से भी सरकार ने 544 करोड़ की कमाई कर ली थी। तो ये हाल है, और उसके बाद कितनी परीक्षाएं रद्द हुई, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये ब्रिज गोपाल जी बेहतर बता पाएंगे। तो चलिए, अनुराग सर कह रहे हैं कि ब्रिज गोपाल जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे, तो ब्रिज गोपाल जी आप ही के पास आना चाहूंगी, बताइए फिर। नहीं, देखिए, रोजगार एक बड़ा विचित्र किस्म का मुद्दा। किस चीज को आप रोजगार मानते हैं? जैसे मैं हूं, मैं एक दुकानदार हूं और मैं एक किसान हूं। मैं मानता हूं कि मैं रोजगार से लगा हूं, परंतु मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं जाकर एक पंजीयन रोजगार कार्यालय में करवा सकूं कि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। ये सुविधा मेरे पास है, सरकार ने और कानून ने मुझे प्रदान की है। एक बड़ा खास मामला है कि जिस तरह से रोजगार की हम अगर बात कर रहे हैं, शासकीय पदों की बात कर रहे हैं, अभी अनुराग द्वारी जी हमें बता रहे थे कि 57,000 पद रिक्त हैं। मुझे नहीं है जानकारी, क्योंकि देखिए कई तरह के आंकड़े एक साथ आते हैं और उन आंकड़ों को जोड़कर फिर एक बड़ा दृश्य बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो बड़ा दृश्य मुझे ये भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में हजारों ऐसी शालाएं हैं जिनमें 1 या 2 विद्यार्थी हैं और वहां 2 शिक्षक पदस्थ हैं। उस सरकार ने एक नियम बना रखा है कि चाहे विद्यार्थी एक भी क्यों ना हो, परंतु 2 शिक्षक वहां पदस्थ रहना अनिवार्य है। तो मैं जितना देख पाता हूं उसमें मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसी कोई शाला नहीं है जो शिक्षक विहीन शाला हो, या ऐसी कोई शाला नहीं है जिसमें एक शिक्षक की शाला हो, नहीं है। परंतु फिर भी अगर कहीं से उसकी सूचना आती है तो उस पर काम करना सरकार की जिम्मेवारी है। अब जो विषय हमने रखा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में 35 लाख पंजीकृत बेरोजगार युवा थे जो बेरोजगार दफ्तर में पंजीकृत थे, उसके बाद उनकी संख्या घटकर 25 लाख हुई, और किस तरह वो आर्थिक सर्वेक्षण में 33 लाख हैं, जो मुख्य आपने आज का विषय रखा है। तो दरअसल ये बिल्कुल सही है कि देखिए, अभी जो चर्चा हो रही थी कि कई बार हम
पंजीयन करा लेते हैं, उसका रिन्यूअल नहीं करा पाते हैं 3 वर्ष में, जिसे होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रोजगार में लग जाते हैं, अपने कामों में। पिछले केवल एक दिन का उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपको याद होगा कि मुरैना में हमने एक रोजगार शिविर लगाया था और उसमें 5,71,000 लोगों को एक साथ बैंक के माध्यम से राशि उपलब्ध कराकर अपना अपना रोजगार दिया था। आपको यह भी याद होगा कि किस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारी स्ट्रीट वेंडर योजना है उसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। अब शासकीय क्षेत्र के रोजगारों की बात कर लेते हैं तो पिछले वर्षों में हमने बहुत पदों को भरने का काम किया है और लगभग 63,000 लोगों को शासकीय नौकरी देने का काम 2023 में हुआ। 24 में भी वो अनवरत चालू है। और जैसे वर्ग 1 में शिक्षा जो अतिथि हमारे जो वर्ग एक संवर्ग के जो हमारे अध्यापक संवर्ग है उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और लगभग मैं समझता हूं 5 से 6,000 लोगों की नियुक्ति होगी। वर्ग 2 में और वर्ग 3 में भी वो प्रक्रिया प्रारंभ है। फिर अतिथि विद्वानों की नियुक्ति का क्रम प्रारंभ है। अब इसके अलावा मैं आपको जो खास जिस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतरीकरण के लिए जो काम हाथ में लिया है उससे हमारे 46,000 पदों का सृजन होने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में इसके लिए राशि भी स्वीकृत की है और इन पदों को सृजन करने की विधानसभा ने स्वीकृति भी दी है। 22 ITI खोलने की बात हो रही है। अब इससे 2 तरह के लोग निकलेंगे। एक तो ये जो सरकारी ITI खुलेंगे इनमें पदस्थापना होगी और उसके माध्यम से लोग रोजगार मिलेगा और इनसे जो शिक्षित होंगे उनको प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। तो रोजगार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। गोपाल जी कह रहे हैं कि रोजगार ही रोजगार है। जरा इस पर आनंद जी का भी छोटा सा कमेंट यहाँ पर जल्दी से ले लेते हैं। आनंद जी सहमत है कि नहीं सहमत है ब्रिज गोपाल जी जो कह रहे हैं? देखिए, टीवी पर आकर जब भाजपा के प्रवक्ता पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है। मेरे हाथ में एक किताब है और उस किताब में बहुत ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ चीजें हैं। और इन्होंने कहा कि 2 शिक्षक एक स्कूल में है। मध्य प्रदेश में 87,630 शिक्षकों की आवश्यकता है और प्रदेश में 21,077 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है। ये सरकार ने जानकारी दी है, ये मैं कहीं से और जगह से जानकारी नहीं दे रहा हूं। अनुराग भाई अभी बता रहे थे कि 3 लाख के करीब जो सरकारी पद है वो खाली हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 3 सालों से ये आवाज जो है युवाओं को लगा रहे थे कि 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख नौकरियां जो सरकारी पद हैं वो भरे जाएंगे। वो 1 लाख नौकरियों का झुंझुना बजाते हुए मध्य प्रदेश से विदा हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से विदा हो गए, लेकिन आज तक युवा जो हैं वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। वो जो आपने आंकड़ा दिया है कि क्या बेरोजगारों का जो पंजीयन है उसमें संख्या कम हो गई, अनुराग भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो पंजीयन होता है ये 3 साल के लिए होता है और पंजीयन जो है मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी आवेदन परीक्षा का आवेदन जब करते हैं तो उसके लिए उस पंजीयन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है। और पिछले 7 साल से मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर जो SI की भर्ती परीक्षा है वो नहीं निकली है, तो पंजीयन नहीं हुए हैं और पुराने वाले जो थे वो खत्म हो गए हैं। ये इन्होंने पटवारी की बात की, मैं कहता हूं PSC की अभी 4 लाख लोगों ने आवेदन दिए हैं और कुल 112 पद हैं। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, शिक्षकों की भर्ती पर बहुत अच्छा भाषण आपने सुना, झूठ में मुलम्मा लगाकर जो प्रस्तुत किया। 2018 से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर एक नया ढकोसला शुरू किया गया जिसे शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा गया और 50,000 लोगों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित कर लिया गया और 10,000 लोगों की नियुक्ति कर दी गई। जो 40,000 लोग हैं वो आज भी घूम रहे हैं और पिछले 5 सालों में ओवरेज हो गए हैं। 2018 की भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत बहुत सारे लोगों को परीक्षा ली गई जिसे TET कहते हैं, टेट। तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2018 के अभ्यर्थी आज तक मांग कर रहे हैं और उन्हें पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। फिर 23 में आप फिर भर्ती कर लेते हैं कि और नए तौर पर TET की परीक्षा पास कर लीजिए, लेकिन पुरानों को भर्ती नहीं मिली है।
वो आंदोलन करते रहे इस चुनाव के पहले, और अभी जो है आप यकीन नहीं मानेंगी रितु जी, आप कहेंगी तो मैं आपके स्टूडियो में उन्हें लाकर खड़ा कर दूंगा, वो सारे अभ्यर्थियों की, और पूरे प्रदेश में ऐसे हैं। इसी तरह वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो 51,000 पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन जो है 51,000 पद वृद्धि का ट्रेंड किया जाता है वर्ग 3 के लिए। चलिए ये दोबारा शिक्षक की मांग आपके पास लौटूंगी तो आनंद मध्य जी। प्रदेश अनुराग में जी ये का जो यहाँ पर जल्दी से रुक करना चाहूंगे। अनुराग जी, ब्रिजगोपाल जी कह रहे थे कि रोजगार ही रोजगार है, आनंद जी भी अपनी तरफ से बाकायदा सबूत दे रहे हैं कि भर्तियां तो निकल रही हैं लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर एक तरफ ये भी चर्चा होती है कि रोजगार तो निकल रहे हैं लेकिन क्या युवा स्किल्ड नहीं है, तो क्या युवाओं को स्किल्ड करने के लिए भी सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई योजना आनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। ब्रिजगोपाल भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कोई किसान ही करता है और उसके बावजूद उसने पंजीयन करवा लिया है, इसका मतलब उसके पास रोजगार है लेकिन किसी और रोजगार की चाहत में है। तो ब्रिजगोपाल भाई के लिए ही मैंने वो उदाहरण दिया था कि कैसे 12 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने 6,000 पटवारी के पदों के लिए आवेदन किया, जिसमें से कई डॉक्टर भी थे, MBA भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो अनुपात क्या होगा। और अगर ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई MBA वाला भी जाकर के और कोई डॉक्टर भी जाकर के पटवारी बनना चाहे, तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। इस हालात को स्वीकारना न स्वीकारना सरकार विपक्ष सबकी और लोगों की अपनी अपनी मनोदशा है। उस पर हम तो पत्रकार हैं, हमने आंकड़े निकाल कर रख दिए जो सरकार नहीं दिए हैं। पर एक और आपको कहानी ब्रिजगोपाल भाई के लिए बताता हूँ कि सरकारी एजेंसी है सेडमैप, इसने पंचायती राज विभाग में 1,144 पदों के लिए बेरोजगारों से आवेदन मंगाए थे। 1,17,000 बेरोजगारों ने, पिछले साल की बात है, आवेदन भरे। 650 रुपए का फॉर्म था, यानी लगभग 7 करोड़ 60 लाख रुपए उनसे वसूल लिए गए बेरोजगारों से। 11,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और उसके बाद घोषणा हो गई कि भर्तियां निरस्त हो गई। ब्रिजगोपाल जी, कभी भी उन उम्मीदवारों के पैसे नहीं वापस किए जाते, ये पैसा सरकारों के पास रह जाता है। जो हमने आंकड़े दिए, जैसे जीतू पटवारी ने भी जब जो सवाल उठाया था और उसके बाद 500 करोड़ रुपए सरकार ने कमाई कर ली उन्हीं बेरोजगारों से। थोड़ी दया रखनी और थोड़ी संवेदना रखनी चाहिए इन सरकारों को। हमने उस दौर को भी देखा है जब अगर कोई बैंक भर्ती बोर्ड होता था, रेलवे भर्ती बोर्ड होता था, और हम उस दौर से निकले जब हमारे साथी दोनों कंधों पर टाइपराइटर टांग करके कोई बिहार से मध्य प्रदेश आता था, कोई मध्य प्रदेश से दिल्ली जाता था। ये स्थिति इस देश में रोजगार की हम लोगों ने बना दी है। और उस पर से जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना कि स्वरोजगार, भजिए तलना भी रोजगार है, यकीनन होगा, उससे लोग पैसा कमा लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने पूछा है कि कोई इंजीनियर या कोई स्नातक या कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या वो इसी को रोजगार मानता है? उसकी चाहत नौकरी की भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि होती ही है, पर हो सकती है। तो उसकी दशा को कभी टटोल कर देखिए, उसके जख्मों पर नमक लगाने से ना स्थितियां अच्छी नहीं बनती, उसकी परिणति बहुत बुरी होती है। और अक्सर हमने उसको छात्र आंदोलन या सड़क पर उसको गुस्से में देखा, उसको दबा करके आप उस पर हंस सकते हैं, अट्टहास लगा सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा दिनों तक रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। ब्रिजगोपाल जी सुन रहे थे आप अनुराग जी को, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं अनुराग जी को पूरी गौर से सुन रहा था और मैं हमेशा प्रयत्न करता हूं कि अनुराग जी जैसे लोगों के हर प्रश्न का उत्तर मिले, क्योंकि वो प्रश्न वास्तव में ऐसे प्रश्न है जो जनता के प्रश्न है और इनके उत्तर मिलने चाहिए। जैसे अभी एक प्रश्न उन्होंने उठाया, मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि यदि कहीं आपने कोई परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क लिया है और वो परीक्षा निरस्त हुई है या उसका परिणाम निरस्त हुआ है, तो उनकी धनराशि वापस होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं और उनकी मांग के साथ में अपनी मांग जोड़ता हूं। परंतु मैं एक बात बड़ा गंभीरता से कहना चाहता हूं, जैसे अनुराग जी ने अध्ययन किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र, देखिए, पहले सेगमेंट में मैंने किसी राजनीतिक दल की चर्चा नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कुछ भी नहीं कहा, परंतु देखिए किस तरह आनंद जी ने उसको कांग्रेस और भाजपा में विभाजित करने की कोशिश की। मैं एक बात जरूर कहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी की आज ये जवाबदारी है कि नहीं है कि वो ये बताएं कि जब 2018 के 16 दिसंबर से लेकर 23 मार्च 2020 तक जब वो सरकार में थे, उनने कौन कौन सी भर्तियां कर दी या विज्ञापन तक जारी कर दिए? नहीं बताएंगे। क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में मध्य प्रदेश से बेहतर स्थितियां? नहीं बताएंगे। केवल देखिए, मध्य प्रदेश के युवा को बदनाम करना, मध्य प्रदेश के उद्योग को, मध्य प्रदेश की कृषि को बदनाम करना। आप इस बात को समझिए
जब आप इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। अभी उन्होंने एक बात कही कि यहाँ जो परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा पास होना बिल्कुल अलग बात है और उसके माध्यम से चयन होना बिल्कुल अलग बात है। और आनंद जी, ये आप भी जानते हैं। और एक बात और आपको क्लियर कर दूं, जब ये पात्रता परीक्षा नहीं होती थी व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा, इसके पहले से 50 वर्षों से इस देश में टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किया हर व्यक्ति टीचर बन चुका है? टीचर बनने की योग्यता होना बिल्कुल पृथक बात है और उसे सरकारी स्कूल में टीचर हो जाना एक बिल्कुल पृथक बात है। आप इस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आपने अभी एक बात और समझ लीजिए, आपकी और मेरी बातों को वो युवा भी सुनता है जो अभी यहाँ एनडीटीवी पर बोल रहे थे। उन्होंने क्या कहा था? एक युवा कितने खुशफहमी में ये कह रहा था कि नहीं, जो योग्य है उनको रोजगार की कोई असुविधा नहीं है, किसी तरह का नहीं है। आप कृपा करके ये भी ध्यान रखिए कि आप जब यहां बोल रहे हैं तो उन लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात सार्वभौमिक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मुद्दे समाज शास्त्र से जुड़े हैं उनमें कृपया राजनीति ना करें, और यदि राजनीति करें तो इस साहस के साथ करें कि अपने आंकड़े प्रस्तुत करें, अपनी सरकारों के दौरान आंकड़े प्रस्तुत करें। आपको याद होगा आनंद जी, मैं याद दिला देता हूं, 1994 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। उसके एवज पर आपने शिक्षा कर्मी रखे। हमने ही ये कहा कि हम कर्मी कल्चर को खत्म करेंगे, स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षा कर्मी। और शिक्षा कर्मी को आप क्या देते थे वो भी आज बता देता हूं, 500 रुपए प्रति माह उनको वेतन दिया करते थे। मेरे बहुत मित्र हैं और आज वो लोग 64,000 वेतन पर पहुंचे हैं और उनका नियमितीकरण 2015-16 में हुआ है। आपको आश्चर्य और शर्म होना चाहिए इस बात पर, परंतु आप इन मामलों में भी भाजपा और कांग्रेस करके जो प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न भी ज्यादा निंदनीय है। समय इसका है कि आप उस युवा के बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए, बिल्कुल युवाओं की बेहतरी के लिए ही हमने ये टॉपिक आज का चुना, इस पर हम चर्चा करें। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि बृजगोपाल जी, आपने जो सवाल किए उसके जवाब सीधा आनंद जी से ही हम ले लेते हैं। आनंद जी, बृजगोपाल जी को आपने सुना, वो कह रहे थे कि आपकी जब सरकार थी तो किसी तरह की कोई नियुक्तियां नहीं हुई, ऐसा था क्या? जवाब दीजिए। 2014 और 2003 के पहले पूरा देश बंजर था। देश में कोई संस्थान नहीं थे, कोई नौकरियां नहीं थी, पेंशन तो बिल्कुल नहीं मिलती थी। किसी कोई 2018 आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपके, रितु जी, मैं इस तरह डिबेट नहीं कर पाऊंगा। बृजगोपाल जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, उनसे जवाब ले लेते हैं, उसका मैं दोबारा आपके पास भी पहुंचूंगी और आपसे भी कमेंट लेंगे। नहीं बैठा हूं मैं, यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। शिवराज सिंह चौहान 1 लाख नौकरियों का झुंझुना बजाकर मध्य प्रदेश से चले गए। बृजगोपाल जी, आपको बात रखने का मौका मिला था, उन्हें भी अपनी बात रखनी दीजिए, फिर दोबारा आपके पास भी लौटूंगी मैं। बृजगोपाल जी, मध्य प्रदेश का युवा तब बदनाम होता है जब उसके साथ व्यापक घोटाला भाजपा की सरकार करती है। मध्य प्रदेश का युवा तब बदनाम होता है जब नीट में पेपर लीक हो जाता है और भाजपा की सरकार कुछ नहीं करती है, अपने लोगों को बचाने में लगी रहती है। मध्य प्रदेश में ऐसी कई भर्ती परीक्षाएं हैं जो घोटालों की भेंट चढ़ी है। मध्य प्रदेश की पीएससी के 5-5 साल रिजल्ट मध्य प्रदेश में नहीं आए हैं। पूरी एक पीढ़ी जो है पिछले 18 सालों में भाजपा ने बर्बाद कर दी है युवाओं की, बेरोजगार रखकर। उससे मध्य प्रदेश के युवा जो हैं वो कलंकित होते हैं, बर्बाद होते हैं और बदनाम होते हैं। तो भाजपा के लोग ये ना बताएं कि महाराष्ट्र के विषय पर डिबेट करेंगे, ये ना बताएं कि कर्नाटक पर डिबेट करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा को चुना है तो भाजपा सुने कि उसने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है। और मध्य प्रदेश के युवाओं के प्रति अगर इनकी कोई जवाबदारी नहीं है तो ये बताए कि जो मामा जी 1 लाख नौकरियों का झुंझुना बजा रहे थे वो क्या था? बृजगोपाल जी, आनंद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये जो दरगलाने की राजनीति है, भाषण पिलाने की राजनीति है, उससे रोजगार नहीं आएंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से की थी। क्या वो बात किसी ने कहने देते हैं? क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो जुमला है। तो जब ये योग्यता किस के तरह की आधार पर राजनीति चयन हो है? रहा है तो आपको ये कष्ट होना स्वाभाविक है। अगर आप दोनों बोलेंगे तो फिर ऐसे में डिबेट कैसे हो पाएगी? ना आप अपनी बात रख पाएंगे, ना आप अपनी बात रख पाएंगे। बदनाम किया, बर्बाद किया व्यापक घोटाले ने, जो भाजपा ने किया है। आनंद जी, आपकी बात पूरी हो गई?
बीच में बोलने से बात कहाँ पूरी होती है। मैं वही तो बहुत आराम से डिबेट करना चाहता हूँ। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत सारी बातें करना चाहता था। जी आनंद जी, मध्य प्रदेश में इन्होंने जो झूठ बोला कि हर स्कूल में 2 शिक्षक हैं। मध्य प्रदेश में कई हायर सेकेंडरी की स्कूलें हैं जहां महिला शिक्षक अनुपस्थित है, जबकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो 14 साल से बड़ी बच्चियां हैं उन्हें बहुत ज्यादा सहायता की आवश्यकता होती है, महिला शिक्षक। और मध्य प्रदेश में कुपोषण बहुत है। मध्य प्रदेश में जो खून की कमी से माताएं बहनें परेशान हैं, उन सब की शिक्षा की जिम्मेदारी भी शिक्षा विभाग को लेनी चाहिए, लेकिन शिक्षक कोई ज्ञान नहीं है। चलिए तो आनंद जी, देखिए अब ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हम हमेशा देखते हैं, चाहे जो भी सरकार सत्ता में हो, जो भी विपक्ष में हो, एक दूसरे पर इसमें आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। अनुराग सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त कम है। अनुराग जी जल्दी से अपनी बात रखें। बस अपने दोनों साथियों से यही कहना चाहूंगा, ब्रजगोपाल जी बहुत संयत बोलते हैं और आनंद भी बहुत संयत है, लेकिन पता नहीं आज क्यों उग्र हो गए। एक बात तो तय है जो ब्रजगोपाल जी ने कहा था, कांग्रेस की जब सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी ने ही ठेका प्रथा शुरुआत की थी सरकारी नौकरियों में, और यही वजह है कि सरकारी कर्मचारी उससे नाराज रहते हैं। पर क्या बीजेपी ने आकर उसको खत्म कर दिया? अगर नाराजगी थी तो नहीं, कई सारे बातों में बीजेपी इसको और आगे लेकर के गई है। तो ऐसे में ये दोनों जिम्मेदार हैं, ठेका प्रथा के और इस तरह के जो संविदा पर रखे जाते हैं और अतिथि विद्वान रखे जाने लगे, ये दोनों जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदारी दोनों को लेनी पड़ेगी। पर हाँ, पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो अब वो 20 साल पहले की बात उठाना बंद कर देना चाहिए। अभी वो मुद्दे को लेकर राजनीति ना की जाए, आरोप प्रत्यारोप ना किया जाए, बल्कि जिम्मेदारी यहाँ पर ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।